हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले तो डिफ्यूजन क्या होती है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन होती है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from the region of higher concentration to lower concentration। जैसे कि जब मम्मा खाना बनाते हैं तो पूरे घर में उसकी अरोमा फैल जाती है ना। तो हायर कंसंट्रेशन किचन में है, उससे पूरे घर में फैल रही है, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। पानी में आप इंक की ड्रॉप डाल दो, ब्लू कलर की डालोगे तो ब्लू हो जाएगा, दैट इज़ डिफ्यूजन। हमारे लंग्स में क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, दैट इज डिफ्यूजन, है ना। और गैसेस की बात करेंगे तो हम लिख देंगे मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो ये क्या होगी? डिफ्यूजन। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाना, ठीक है, वो होगी डिफ्यूजन। एक होती है एफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या हुआ? सपोज हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा रीजन है, तो मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, है ना। बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको छोटा कर दें, एकदम स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा। अब यहाँ से वैसे तो यहाँ पूरा रास्ता था, सब जगह से जा सकता था, इसको और बड़ा कर लो चाहे, कि ये पूरा रास्ता था, गैसेस यहाँ से यहाँ जा सकती थी। अब तो सिर्फ टाइनी होल से जाएंगी, ये टाइनी होल, जिसको ओरिफाइस भी बोलते हैं। फोर्स प्रेशर लगेगा अब इस पर। अब इनको बोलते नहीं भाई, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, आपको स्मॉल होल से ही पास होना है, तो उसको बोलते हैं एफ्यूजन। बिल्कुल टाइनी सा होल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? एफ्यूजन। ऐसे कमरे में फैल गया, डिफ्यूजन। लेकिन अगर हमारा कंटेनर बंद है और हमने एक टाइनी सा होल कर दिया माइक्रोस्कोपिक लेवल का, उससे जब गैस पास होगी उसको क्या बोलेंगे? एफ्यूजन। एफ्यूजन भी है, अंडर प्रेशर होगी, क्योंकि उसको पर्टिकुलर जगह से होके जाना है। चाहे वो डिफ्यूजन हो चाहे वो एफ्यूजन हो, बात एक ही है, ठीक है। मतलब रूल्स उनके लिए सब सेम है। डिफ्यूजन हो चाहे एफ्यूजन हो, उनके लिए रूल्स जो है वो सेम है। तो हमने डिफ्यूजन और एफ्यूजन की बात कर ली। अब हम एक्चुअल में बात करते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन एक्चुअल में क्या है।
ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये कहता है रेट ऑफ एनी गैस इज, रेट मतलब स्पीड, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मास. Okay, this is called Gram's law. Suppose हमारे पास दो गैसेस हैं, उसका रेट 1 होगा, दूसरी का रेट 2 लगा लो. इनको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? क्योंकि ये इन्वर्स है, टू प्रोपोर्शनलिटीज आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? इक्वालिटी. ये आ जाएगा. सिंपल सी बात है, जो भारी होगा उसकी स्पीड स्लो होगी. ठीक है. ग्राम को इसका आइडिया कहाँ से मिला कि ये रूट में ही है? तो उसके लिए सिंपल सी बात है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑल द गैसेस हैव मॉलिक्यूल्स हैव सेम टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सेम टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ओके, हाफ से हाफ कट कर दो तो V1 स्क्वायर अपॉन V2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? M2 अपॉन M1, या V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा? रूट M2 अपॉन रूट M1. ये जो हमने लिखा है ये यही तो है. सिंपल. ओके, तो यहीं से हमारे पास आता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कहता है रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास. जो ऑब्जेक्ट हैवी है उसकी वेलोसिटी स्लो होगी, जो ऑब्जेक्ट लाइट है, यानी कि गैसेस की बात कर रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बड़ा है या एटम बड़ा है तो वो धीरे से चलेगा, और जो एटम छोटा है वो तेजी से चलेगा. बस इसी में इन्वर्स लगता है, बाकी में डायरेक्ट होगा. सिर्फ मास में ही इन्वर्स आता है. ओके, तो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि एवरेज जो है काइनेटिक एनर्जी जो है सेम होती है टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे, तो वहाँ से हमारे पास ये आ गया. सिंपल. ओके, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी. तो इसको आगे बढ़ाते हैं. अब हम इसको नोट कर ले पहले. कर लिया? चलो इसको आगे बढ़ाते हैं. तो क्या लॉ पढ़ा हमने अभी? M2 अपॉन M1. ओके, हमने कल पढ़ा था, डेंसिटी निकाली थी. कैसे निकालते हैं वो फिर बता देता हूँ. PV इज इक्वल टू nRT था. n क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास. इस V को अगर शिफ्ट कर दें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन वेलोसिटी क्या होती है? डेंसिटी.
डी क्या हो जाएगा, PM अपॉन RT। ठीक है। अब बच्चों एक बात याद करनी है कि ग्राम्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चलते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके चलते हैं, और जिस पर्टिकुलर होल से वो बाहर आ रही है, एरिया से बाहर आ रही है, उस एरिया को भी कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो R भी कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M हो जाएगा। यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो क्या ये वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं? यहाँ पर आ जाएगा D2, यहाँ पर आ जाएगा D1। एक्चुअल में ग्राम्स लॉ यही कहता है कि रेट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी। ठीक है, ये है एक्चुअल लॉ। उसमें हम मास ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रिलेशनशिप आ गया हमारे पास कि डेंसिटी जो है मास से डायरेक्टली लिंक्ड है। एक डेंसिटी होती है और एक वेपर डेंसिटी होती है। दोनों में क्या फ़र्क है? डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, या अभी हमने एक फार्मूला निकाला था। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है फिर? वेपर डेंसिटी एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी होती है। रिलेटिव वर्ड जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है। सपोज ए का मास है 80 किलोग्राम, बी का मास है 40 किलोग्राम। तो अगर इसको कंपेयर करें, 80/40 कर दें, किलोग्राम से किलोग्राम कट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी, या मास ऑफ ए इज़ ट्वाइस ऑफ बी। तो इस टाइम जब हम ट्वाइस बोल रहे हैं, ये क्या है? ये है रिलेटिव मास। तो रिलेटिव मास है, मास से मास कंपेयर किया है, इसलिए इसकी यूनिट कट गई। तो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस। ये यूनिटलेस होती है। ठीक है, वेपर डेंसिटी एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी ही है, लेकिन इसमें हम हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके निकालते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। वेपर डेंसिटी को हम निकालते हैं तो किसी भी गैस का कंपैरिजन हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, और वेपर डेंसिटी भी क्योंकि दो का कंपैरिजन हो रहा है, यूनिट लेस, इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो निकालते कैसे वेपर डेंसिटी?
वेपर डेंसिटी निकालते हैं मोलर मास ऑफ एनी गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, क्योंकि H2 है तो m/2, और मास क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। ओके, अब यहाँ पर अगर हम पुट कर दें मास क्या है ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा तो इस तरह से जो रेट है वो वेपर डेंसिटी के भी हमने निकाल दिया। ठीक है, पता लग गया डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में क्या फ़र्क है। आइडियल गैस की डेंसिटी क्या होती है हमने अभी भी निकाला है उसको। ठीक है, वैसे डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या आएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी तो यूनिट है। बट जो वेपर डेंसिटी है वो एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी है, उसमें हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, तो उसमें हाइड्रोजन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वेपर डेंसिटी। ओके, तो हमने क्या सीखा कि जो रेट है यानी कि स्पीड है जो गैसेस की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डेंसिटी और मोलर मास और वेपर डेंसिटी। ओके, समझ में आ गया? रब कर दे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मैनी टाइम्स H2 will move faster than O2। सिंपल सा है, R1/R2 रूट M2/M1। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है तो 32, हाइड्रोजन कितने हैं 2, कट गया √16 4। तो हाइड्रोजन मूव्स 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूल वो लाइटर है, यही तो वो लॉ कहता है। तो सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। ओके, अब हम रेट लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और तरीके से। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और एरिया भी कांस्टेंट है,
तो रेट जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एस्केप्ड पर यूनिट टाइम। ज़्यादा मोल्स एस्केप कर रहे हैं तो यानी कि उसका रेट ज़्यादा है, कम मोल्स एस्केप कर रहे हैं तो उसका रेट कम है। तो जितने मोल्स एस्केप कर रहे हैं उतना ही रेट ज़्यादा होगा। और किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अपॉन टाइम टेकन। दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक यहाँ तक पहुँच गया, एक अभी यहाँ पर है, तो यानी कि ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है उतने ही टाइम में, इसको भी टी टाइम लगा, इसको भी टी टाइम लगा, तो यानी कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो जो जितना ज़्यादा जल्दी से डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही उसका रेट ज़्यादा होगा। और वॉल्यूम एस्केप्ड अपॉन टाइम, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो ज़्यादा एस्केप करेगा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम एस्केप किया उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीड थी। ओके, तो इसको लिखेंगे कैसे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू N1 अपॉन T N2 अपॉन T इज इक्वल टू रूट M2 अपॉन M1। यही आएगा, है ना? या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू D1 अपॉन T D2 अपॉन T इक्वल टू M2 अपॉन M1, या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T V2 अपॉन T। तो ये रेट जो है इनसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि जितने मोल्स एस्केप कर रहे हैं उतना ही रेट ज़्यादा होगा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं उतना ही रेट ज़्यादा होगा, जितना वॉल्यूम एस्केप हो रहा है उतना ही रेट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो हो गया जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर भी कांस्टेंट था और एरिया भी कांस्टेंट था। ओके, क्या हो जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं हो? इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो जो रेट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही रेट ज़्यादा होगा। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 M2 P2 M1 व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। तो हमारा एक नया फार्मूला ये भी बन सकता है, क्योंकि जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही रेट ज़्यादा होगा। ओके, हम जितना बैलून को दबाएंगे उतनी ही तेज़ी से हवा निकलेगी उसकी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये फार्मूला हमारा है। ओके, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो ये है हमारा फार्मूला। नोट कर लो इसको।
एक न्यूमेरिकल नोट कर लो, अ गैस हैज molecular formula CnH2n+2. Okay, its rate of diffusion is 1/6 of the rate of H2. तो हमें क्या करना है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस गैस, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है 1/6 है। तो हमारा फार्मूला क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। R2 का रेट क्या है, 1/6 ऑफ R1। ओके, यहाँ पुट कर देते हैं। M2 कितना है हमें नहीं पता। M1 कितना है, हाइड्रोजन कितना होता है मास उसका 2। ठीक है, R1 से R1 कट गया, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 इज इक्वल टू M2/√2। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो तो 36 इज इक्वल टू M2/2। तो M2 कितना आ गया 72। तो मोलर मास क्या होगा उसका, C5H12। तभी तो 72 बनेगा, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 12, 12 5 60, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो 60 + 12 कितना हो गया 72। तो ये जो है ये क्या है, पेंटेन है। ओके, हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना था, निकाल दिया। आगे समझ में। एक न्यूमेरिकल लिख लो डिस्टेंस के ऊपर। हमारे पास NH3 है, NH3 reacts with HBr to form NH4Br। ठीक है, they are introduced in 100 centimeter tube, NH3 from this end, HBr from this end, and suppose कहीं पे बन रहा है NH4Br। तो हमें पता करना है कि इस एंड से फ्रॉम दिस एंड कितने डिस्टेंस पे बन रहा है। तो ये डिस्टेंस मान लो x है, तो ये 100 - x हो जाएगा, क्योंकि ये ट्यूब 100 है। हमारा फार्मूला क्या है, R1/R2 इज इक्वल टू D1/D2। अभी किया था हमने, M2/M1। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं HBr, मास ऑफ HBr
और इसको हम मान लेते हैं मास ऑफ NH3। तो हमारा डिस्टेंस कितना है NH3 का x, उसका कितना है 100 माइनस x। HBr का मास कितना होगा 81, NH3 का कितना होगा 17। रूट 81 कितना होता है 9, और 17 को 16 मान लें, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है, जैसे ऑप्शन लिख लो, एक है 69, एक है 79, एक है 89। दूर दूर है तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं। सपोज मैं 17 को 16 मान के कर रहा हूँ फॉर द कैलकुलेशन सेक, कितना आ जाएगा 2.25। ओके, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स इंटू 2.25। इसको इससे करेंगे तो 225 आ जाएगा, इससे करके 2.25x आएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.25x इजिकल टू 225। तो x कितना आ जाएगा 225 अपॉन 3.25, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 69.2 समथिंग आएगा। तो ये हमारा आंसर है। दो गैसेस हैं, उनको हमने एक ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया, कहीं जाके मिलेंगी, जहाँ मिलेंगी वहाँ पर वाइट पाउडर सब्सटेंस बनेगा NH4Br। हमने पता करना है कि कितने डिस्टेंस पे NH4Br बन रहा है। ट्यूब की लेंथ हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस अपॉन 1/2 m2 अपॉन m1 रूट के इक्वल होता है। तो हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये x है, NH3 x चला और HBr 100 माइनस x चला, तो कहीं पर जाके वो मिले, वो हमने देखना है कहाँ मिले। तो कैलकुलेशन बाकी करेंगे हम। इसको मैंने कन्वीनियंस के लिए 17 से 16 मान लिया, सपोज कर लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, समझ में आ गया? नोट कर लो। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ, रेट ऑफ diffusion RA upon RB of two gases A and B is represented by number A PB upon PA, MA upon MB 1/2, B लिख लो PB upon PA, MB upon MA 1/2, C option PA upon PB into MB upon MA 1/2।
थर्ड ऑप्शन पी ए अपॉन पी बी एम ए अपॉन एम बी 1/2 where P is pressure and M is molar mass। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? हमने अभी किया था कि आर ए अपॉन आर बी प्रेशर के डायरेक्टली होता है और मास के इन्वर्सली होता है, ठीक है। और अगर हम रूट ना लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट जो होती है 1/2 होती है। तो ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। शायद जेई में पूछ चुके हैं ये क्वेश्चन, सिंपल है, ठीक है। तो इतना ही है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, समझ में आ गया आपको? आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।